नाजरीन, मेरा नाम इरफान अली है। मैं आप लोगों को कॉमिक्स एकेडमी इंटरव्यू सीरीज में खुशामदीद कहता हूँ। आज के मेहमान हैं शाज़िब मुश्ताक, जिन्होंने CSS में सन टॉप किया है। शाज़िब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। आप हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं अपना और एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ। All right, sir. I'm Shazib Mushtaq, as you've already introduced me. I belong to the district Sajawal, and in terms of education, I am a mechanical engineer from Iran University. और उसके जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, उसके बाद I've started my journey, which has alhamdulillah resulted in this position, sir. जी शाज़िब, ये बताएं कि ये जो आपने क्रॉस जर्नी जो पास आउट किया एग्जाम CSS का एज वेल एज PCS एग्जाम आपने पास किया है, तो इसके पीछे जो है क्या स्टोरी है आपकी, इंस्पिरेशन क्या है? अच्छा जी, ये थोड़ी सी मैं 2 मिनट लूँगा जी श्योर सर। और इसमें थोड़ा क्योंकि कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी और मेरी पर्सनल जर्नी भी है, तो विल डिस्कस दैट। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी, और उससे जो थोड़ा सा पहले जब मैं इवन यूनिवर्सिटी में जाने भी वाला था, तो इवन इन दैट एट दैट पॉइंट आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला कि आपने, बिकॉज आपका टेम्परामेंट है तो आप करें CSS। तो उस वक्त तो टीनेज थी, उस वक्त बिल्कुल जो है ना वो 17-18, उसमें कौन लाइफ सीरियसली लेता है। तो उस वक्त मैंने सीरियसली नहीं लिया इस बात को, और जैसे यूनिवर्सिटी में लेकिन आ गया तो फॉर्चुनेटली I was living at my Mamu's place, and my cousin, who is right now serving as ADC Larkana, ADC Nawab Shah, I guess, and Sonia Mivan, and she had recently qualified the written exam of CSS. तो जब उन्होंने क्वालिफाई किया था और मुझे पहले से ही मेरे कहीं जहन में था, और जब मैं देख रहा था कि ये जर्नी कैसे होती है, तो शी वॉज बेसिकली माई इंस्पिरेशन। और उसके पीछे पेरेंट्स के बाद जो है वो फिर माई मामू ऑल्सो प्लेड अ वेरी बिग रोल, Zulfikar Ali Memon Saab, and he's right now the conservator of Hyderabad. He serves in the forest department. तो फिर इस पूरे सूरत हाल में मुझे एक किक स्टार्ट मिला। फिर slowly and gradually I became a public speaker, I debated, I used to be in touch with the current affair, Pakistan affair. तो इसमें भी थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मैंने कहा ये this is something doable. Right. फिर जो है I went to the US for my exchange semester there. वहाँ पे मैंने वाशिंगटन DC में आई मेट द फर्स्ट पोजीशन होल्डर ऑफ 2009 CSS. Okay. तो एंड वी हैड अ लंच, आई अनफॉर्चुनेटली डोंट रिमेंबर हर नेम राइट नाउ, पर उनके साथ हमारी एक लंच मीटिंग पे हम सब यू ग्रेडियंट्स इन्वाइटेड थे। तो उस कॉन्वर्जेशन के एंड में, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर विथ हर, तो उन्होंने मुझे उठते उठते बोला कि यू शुड गिव CSS, आप पास कर लोगे। तो एक ऑर्गेनिक जर्नी के थ्रू यहाँ तक जो है वो मतलब मोटिवेशन मिली, और जैसे ही मैं वापस आया हूँ उसके बाद से दिस हैज़ बीन माय गोल। जैसे कि आपकी फर्स्ट पोजीशन सिंध है और आपने जो है फर्स्ट ग्रुप जो है पुलिस CPM रखा। जी सर, इसमें बहुत मल्टीपल रीजंस हैं, बिकॉज लाइफ में कोई भी डिसीजन किसी एक रीज़न की वजह से नहीं होता। देयर आर लेयर्स टू इट। सो माय 2 बिगेस्ट लेयर्स वर माय फादर। वो उनसे मैं जब भी पूछता था कि मैं कौन सा ग्रुप लूँ, तो मुझे कहते नहीं थे कि जो है ना आप ये ग्रुप लें। वो मुझे सिर्फ ये कहते थे कि मुझे लगता है कि आप पुलिस ऑफिसर बनेंगे। ओके। बस उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला ना कि आप ये लें या वो नहीं। तो फिर अल्लाह ने फिर नवाजा, दोनों जगह PCS में भी और CSS में भी पुलिस ही मिली। तो बस अब ये वालिदैन की होती है। एक तो रीज़न ये आ जाता है, पर्सनली भी मुझे यहाँ इस ग्रुप मुझे अट्रैक्ट करता था, और उसके बाद अगर देखा जाए तो सोशल, इसका इंसान क्या चाहता है लाइफ में? इज़्ज़त सबसे ज़्यादा चीज़, रिकग्निशन, इज़्ज़त। और अगर इसमें अगर आप कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स देखें तो जो उनको इज़्ज़त मिलती है वो अनपैरेलल्ड है। ज़ाहिर है एवरी सर्विस हैज़ इट्स रोल, बट दिस इज़ माई मोटिवेशन। अच्छा, इसके बाद जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत स्ट्रगल के बाद जो है यहाँ तक पहुँचे। जी। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी रिगार्डिंग प्रिपरेशन CSS? सर, इन जनरल आई बिलीव इन अ फ्यू प्रिंसिपल्स जो कि मैं अपनी लाइफ में डिफरेंट जगह इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। पहली बात तो आप जो भी चीज़ काम कर रहे हैं उसको आप समझें कि वो है क्या। अगर आप एक सब्जेक्ट की भी बात करें, अंग्रेज़ी का ऐसे बहुत जो मतलब मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है, सही है। एक उसकी मिसाल के तौर पर अगर हम बात लें तो उसके पीछे कोई मकसद है, उसकी हाउ एंड वाई समझें। ओके। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात आपको समझना है कि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। ठीक। और तीसरा ये है कि आपने अपने आप के साथ सच्चा रहना है, और बाय बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस का खुद सही जज बने।
तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बेस्ट यूज़ करेंगे और अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी यही थी कि मुझे पता है कि मैंने हिस्ट्री लेनी है, मुझे पता है कि मैंने सोशल साइंस का सब्जेक्ट लेना है, मुझे क्यों मेरा टेम्परामेंट है, मुझे पता है कि मुझे लॉ नहीं लेना, सही है, क्योंकि उसके लिए मुझे डिफरेंट रहना पड़ेगा। एंड दैट इज़ हाउ आई हैव स्पेंट दिस एंटायर जर्नी। अच्छा, फिर आते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे जो है शाजिब, तो वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे और आपने क्या मतलब माइंड में रख के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे? डेफिनेटली, तो मैंने देयर इज़ ऑलवेज अ लॉजिक एंड स्ट्रैटेजी बिहाइंड व्हाटएवर आई ट्राई टू डू। तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मेरे थे पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ एंड क्रिमिनोलॉजी। तो अगर आप इनकी चॉइस देखें तो बिकॉज आई एम अ हिस्ट्री लवर, सही है, और यूरोपियन हिस्ट्री क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मुझे अपील करता है इन जनरल, तो मेरे टेम्परामेंट के साथ अलाइंड है। फिर दूसरी बात कि सब्जेक्ट में रिलेटिवली कम लोग अपीयर कर रहे थे, ऑल्दो मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है इसको, लेकिन कम लोग अपीयर इसी वजह से कर रहे थे, तो आई टुक द चैलेंज एंड आई वेंट फॉर दिस। फिर अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स देखें तो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के साथ आप रखें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि नो टू सब्जेक्ट्स आर अलाइक। ऐसा नहीं होता कि ये सब्जेक्ट इसके साथ अलाइनमेंट में, ऐसे नहीं होता। आप सब्जेक्ट की नेचर समझें, हर सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं लिया, उसका रीज़न ये था कि वो लॉ है, उसको एक लीगल एक्सपर्ट पढ़ना है जिसकी PhD या वर्क एक्सपीरियंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है। तो वो सब्जेक्ट मैंने नहीं लेना, लेकिन मैंने क्या करना है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट लेना। तो पॉलिटिकल साइंस, देन सोशियोलॉजी विच इज़ द मदर सब्जेक्ट, फिर उसी की सब फील्ड्स क्या हैं, क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज। तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन मैंने बनाया एंड देयर वाज अ स्ट्रेटजी बिहाइंड इट। अच्छा, इसमें मैं आपकी मैंने DMC वगैरह देखी, तो उसमें ज़्यादा स्कोर जो है आपका मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में तो मोस्ट प्रोबेबली सारे पास हैं, स्पेशली इसमें जेंडर स्टडीज़ एंड पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद आता है आपका यूरोपियन हिस्ट्री, उनमें स्कोर ज़्यादा है। वो क्या स्टडी, अगर कैंडिडेट्स को आप बताना चाहें? देखिए, हर एग्जामिनर की माइंडसेट समझ के अगर आप फॉर एग्जांपल एक पुलिस वाले के साथ बैठेंगे तो उनको जाहिर है वो डिफरेंट आपसे कॉन्वर्जेशन करेंगे। अगर आप एक हिस्टोरियन के साथ बैठेंगे तो उसको डिफरेंट चीज़ अपील करेगी। तो हिस्टोरियन को आई विल यूज अ जनरल फ्रेज हियर सो दैट पीपल अंडरस्टैंड, हिस्टोरियंस जो हैं दे नो स्टफ एंड सोशल साइंटिस्ट्स नो हाउ टू थिंक। that was a phrase that an American professor said and it just stuck to my mind. तो सोशल साइंटिस्ट जो है उसको एनालिसिस पसंद है। ठीक हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जेंडर, क्रिमिनोलॉजी, सोशल साइंस के हैं, उनको एनालिसिस पसंद है, उनको पसंद है थ्योरी। उनको चाहिए कि आप एक आइडिया उठाएं, उस आइडिया की स्ट्रेंथ बताएं, वीकनेस बताएं, उसका अच्छा इम्पैक्ट बताएं, उसका बुरा इम्पैक्ट बताएं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच सोशल साइंस में बड़ा काम आती है। ठीक है, इसके बरक्स अगर आप अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें या हिस्ट्री इन जनरल की बात करें, ठीक है, इंडो पाक, US हिस्ट्री, सब जगह ये चल जाता है प्रिंसिपल। तो हिस्टोरियन को चाहिए स्पेसिफिक चीज़ें, उसको अच्छा लगता है कि किसी को पता हो कि इसकी ट्राइब कौन सी थी, ये खत्ते का नाम पहले क्या था, अब क्या है, क्यों चेंज हुआ, उस वक्त में जो किंग था उसने क्या बोला, स्पेसिफिक चीज़ें, क्योंकि हिस्टोरियन सारी ज़िंदगी उसने ये पढ़ा है। तो जाहिर है जिसको जो चाहिए था मैंने उसको वो दे दिया, वो खुश हो गया। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, आफ्टर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम आते हैं कंपलसरी। जी। तो हाउ डिड यू टैकल एसे एंड कंपोजिशन पेपर? द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ CS's रिटन पार्ट। अच्छा, तो ऐसे में काफ़ी टीचर्स की भी हेल्प रही इसमें, सर इरशाद का भी जो है वो अच्छा रोल रहा, बाकी दूसरे टीचर्स भी हमारे साथ थे, सीनियर्स वगैरह, और मेरे फ्रेंड ग्रुप में भी काफ़ी जो है वो थे जिनकी वजह से मैंने स्पेशल अटेंशन लिया, जिसमें अब्दुल शमी शेख का नाम बिल्कुल जो है वो प्रोमिनेंट है। लास्ट ईयर ऑल्सो ही वाज अ 17th पोजीशन होल्डर और बेहतरीन, मतलब जो है वो पुलिस ऑफिसर हैं, वो 1 साल सीनियर है मुझसे। तो इन लोगों का कुछ पार्ट रहा। बाकी प्रेसी मेरा क्योंकि एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा था, आई हैव बिन अ गुड स्टूडेंट, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा प्रेसी का पेपर, ऑनेस्टली। तो माय कज़न यूज्ड टू चेक माय प्रेसीज, उन्होंने मेरी 3-4 प्रेसीज चेक की, चौथी मतलब 3 फेल हुई मेरी, चौथी के बाद मुझे फिर उसके बाद प्रेसी नहीं फेल हुआ मेरा कभी। तो ये मुझे सब्जेक्ट रिलेटिवली उससे ईजी लगता है, लेकिन ऑल्दो जाहिर है क्योंकि ये इज़ द सेकेंड मोस्ट डेंजरस सब्जेक्ट, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। सही ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम CSS 2021 की रिजल्ट देखें, जी, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में फेल हैं। जी, और ये काउंट किया जाता है कि ये लो स्कोरिंग है। जी, बिल्कुल। इसका रीज़न यही है कि
जो है वो इन सब्जेक्ट्स में अगर आप मतलब देखिए इसके भी पीछे रीज़न है, सही, इसके भी पीछे स्ट्रैटेजी है। Logic होगी, FPSC की लॉजिक ये है कि अगर आप कंपलसरी को क्या नाम है इस बार अगर कंपलसरी हिट हुए हैं और ऑर्गेनिक मार्क्स दिए गए ऑप्शनल्स में, सही, तो जाहिर है तो फेयर हो गया ना, जिसको जो जहाँ पे डिजर्व करता है वो उसको मिल रहा है। कंपलसरी में सभी का जितने भी 17,000 कैंडिडेट थे वो सभी के मार्क्स कम आएंगे, तो फेयर हो जाता है ये थोड़ा बहुत। ऑप्शनल्स के भी केस में जो है वो हिट होते हैं और वो इन जनरल समझा जाता है कि वो अनफेयर हैं, एंड आई डू बिलीव कि वो एक स्ट्रैटेजी के तहत उसको हिट किया जाता है, एंड आई डू बिलीव इन ट्रेंड्स। लेकिन उसके भी पीछे अगर आप रीज़न देखें ना उनका, तो सैम्पलिंग हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दे आर टारगेटिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट सो दैट कोई एक सब्जेक्ट वाले को अनफेयर एडवांटेज ना मिले। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रोसेस इज वेरी फेयर। सैम्पलिंग होती है ना हमारे पास, सोशल साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं तो रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, तो ये रैंडम सैम्पलिंग हो रही है। इट मे बी अनफेयर फॉर द इंडिविजुअल जो इस साल अप्लाई कर रहा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रोसेस इज फेयर। अच्छा, उसमें फिर हम कंपलसरी में अगर देखें स्कोर तो वैसे भी कम रहा है, फिर कैंडिडेट्स ये करते हैं कि ज़्यादातर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कम टाइम देते हैं, मगर माशाल्लाह आपका देखा जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में गुड स्कोर है। जी सर। तो उस टाइम कैसे कैंडिडेट्स को जो है देना चाहिए, ज़्यादातर ऑप्शनल्स पे फोकस करना चाहिए? नहीं, इसको लाइफ में ना आपने हर चीज़ सोच समझ के करनी है, ठीक, बैलेंस रखना है, लेकिन अच्छा इक्वल हर चीज़ हो नहीं सकती। ओके, आपने करनी है यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी बनानी है। सही। आपको मार्क्स कहाँ से लेना है? सही है। आपने अंग्रेजी आपकी लाइफलाइन है, ठीक है, तो अंग्रेजी आप छोड़ नहीं सकते जब तक कि आपने अटेम्प्ट नहीं दिया हुआ, अंग्रेजी नहीं छोड़ सकते। सही तो है। सारी प्रिपरेशन चलेगी। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि मैंने मार्क्स लेने कहाँ से। मुझे पता था कि मैंने मार्क्स पॉलिटिकल साइंस से लेने हैं, यूरोपियन हिस्ट्री से लेने हैं और सोशियोलॉजी जेंडर से लेने हैं। बस क्रिमिनोलॉजी में अल्लाह ने मदद कर दी, जैसे बाकी जगह भी की, यहाँ पे मदद कर दी। मेरे मार्क्स लेने नहीं थे यहाँ से। उसके बाद मुझे पता था कि मैंने साइंस से मार्क्स लेने हैं। मेरे करंट अफेयर में मार्क्स शायद ना आ पाए क्योंकि मैं टच में नहीं था, मैं उस अटेम्प्ट साल के मैं बिजी रहा था। ठीक, तो मुझे ये सब चीज़ें पता थी। तो आप 8 सब्जेक्ट ऐसे रखें जिन पे आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो 6 में से अच्छे आ जाएंगे इसको। सही हो गया। तो इसमें रिटन पार्ट में जी फिर आते हैं इंटरव्यू पे। पहले रिटन पार्ट में कौन सा पार्ट आपको डिफिकल्ट लगा, मोस्ट डिफिकल्ट? देखिए, मैंने लाइफ में ना अपनी कंपेरेटिव एग्जाम्स के जो है वो जितनी भी जर्नी रही है, सही, उसमें मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट फेल किया है, ऐसे। और अच्छी बात मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे उसमें फेल करने हुआ मैं, क्योंकि उसकी वजह से मेरी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई। मतलब आई स्टार्टेड टू ग्रो एज अ पर्सन बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज उसकी पूरी एक ऐसे जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी होती है। सही। क्योंकि आप अगर आप क्लियर हैं किसी चीज़ के बारे में तो आप उसके बारे में ठीक लिखेंगे, कंफ्यूज राइटिंग नहीं होगी आपकी। तो ऐसे ही कंफ्यूजन ठीक करते करते अपनी लाइफ की बड़ी अच्छी कंफ्यूजन ठीक हो गई। सही। तो ये जो है वो सब्जेक्ट मुझे लगा, लेकिन फिर जो है वो वाले साहब को मैंने फिर जब ये फेल हुआ तो बोला कि ये देखें ये तो फेल हो गया। सही। तो फिर 6 महीने के बाद जो है वो जब तैयारी वारी हो गई तो उन्होंने कहा अब आप जो भी देंगे एग्जाम उसमें आप फेल नहीं होंगे। अच्छा, तो आपकी इसमें ड्यूरिंग योर रिटन पार्ट कोई टाइम टेबल वगैरह आपने बनाया था? मैं जो है वो हर इंसान का अपना एक तरीका होता है। कह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, लेकिन दैट्स द वे आई वर्क। आई यूज टू मेक श्योर कि जब दिन का स्टार्ट है तो मुझे पता है कि आई कैन अब्जॉर्ब न्यू इन्फॉर्मेशन, आई कैन प्रोसेस इट। सही, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि वो सिंपल बात आपको लगेगी जब आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद उससे पहले तो वो मुश्किल है। तो दिन का शुरू का हिस्सा मेरा नई चीज़ों के लिए होता था। फिर दिन का जो दूसरा हिस्सा होता था वो मेरा मतलब 3-4 घंटों के अगर आप स्टडी सेशन रखें तो ऐसे मेरे आराम से 3 सेशन होते थे आराम से दिन में। दूसरे सेशन में मेरा ये होता था कि मुझे जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है मैं वो पढ़ूंगा, ताकि वो मुझे दूसरे सेशन में एक इंसेंटिव रहे उसको करने की। और तीसरे सेशन में मैं आई बिलीव कि इंसान एक तरीके से नहीं सीखता, मल्टीपल तरीक़ों से सीखता है। तो मैंने 2 सेशन में जब रीडिंग कर ली है, नाउ आई विल एंगेज इन डिफरेंट थिंग्स। मैं उसमें यूट्यूब लेक्चर्स, उसमें मैं जो है वो येल यूनिवर्सिटी के ख़ास तौर पे कोर्सेज, या जो है वो मैंने कोई पॉडकास्ट सुन लिया, यूट्यूब कर लिया, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग। इस तरह से डिफरेंट पार्ट को मैं इस्तेमाल किया। इनफैक्ट आई यूज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। मेरे फ़ोन में सुबह जो है वो नोटिफिकेशन आती थी 4 ऐप्स की, उनमें 4 कोटेशन लिखी होती थी, ठीक है। उनमें कोई 50 डिफरेंट इदारों की, न्यूज़पेपर्स की, उनमें जो है वो न्यूज़ आई हुई होती थी। तो मैं उसमें हेडिंग भी पढ़ ली तो मुझे आई एम अपडेटेड। बस वो मैंने फ़ोन चेक कर लिया तो आई एम अपडेटेड। इंस्टाग्राम आई यूज़ टू यूज़, फेसबुक छोड़ दिया था मैंने। इंस्टाग्राम जो यूज़ करता था उसमें मैंने
यूरोपियन हिस्ट्री के जो मीम पेजेस थे जिसमें मीम्स बनते हैं, बिकॉज इंफोटेनमेंट मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, तो मैंने उनको फॉलो किया हुआ था। ओके। तो मेरी रिवीजन यूरोपियन हिस्ट्री की होती रहती थी बाय जोक्स। मतलब आपकी जो स्टडी रही वो 24 आवर मतलब बिल्कुल स्टडीज बिल्कुल, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे मिलना चाहिए मेरी पढ़ाई के हिसाब से। सही हो गया। मेरे रूम में कोटेशंस हर जगह, मतलब वो आपको गोल है तो करना है तो करना है। सही हो गया। जी शाहिद, तो आपने रिटन जो पार्ट है वो आपने बता दिया, तो अभी चलते हैं हम थोड़ा सा इंटरव्यू की तरफ। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी कैसी रही? असल में इंटरव्यू प्रिपरेशन वाज समथिंग दैट वाज माय स्ट्रॉन्ग सूट, ऑल्दो इट डिडंट वर्क आउट उस तरह से जो मैं चाह रहा था कि इंटरव्यू मतलब मैंने टॉप 5 में एटलीस्ट आना है, तो वो नहीं हो पाया। फिर भी आपने 9th इन पाकिस्तान, फर्स्ट इन सिंध है। जी। तो लेकिन जो है वो उसमें इस तरह से था कि मैं जब मैंने सिंध लेवल पे दिया था, पीसीएस का इंटरव्यू दिया था, तो उसमें आई गॉट द टॉप मार्क्स। तो मुझे अंदाज़ा था कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है। रिटन ऑल्दो अच्छा हुआ था, और आई वॉज श्योर कि ऑनेस्ट टू गॉड आई वॉज श्योर कि जो है वो मैं इस रिटन रिजल्ट जैसे मेरा गया था रिटन, तो मुझे अंदाज़ा था कि मैं टॉप 30 में इस रिटन से आ सकता हूँ। आई वॉज ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। सही, ठीक है। और उसके अलावा जो है जाहिर है अल्लाह की मदद आखिर में होती है, और उसके बिना तो कुछ नहीं, लेकिन मतलब आपको अंदाज़ा अकल भी तो अल्लाह ने दिया ना जी। तो उसके बाद जो है वो फिर मैंने जब इंटरव्यू देखा तो मैंने कहा ये जब मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है और हो सकता है रिटन में अपसेट हो गया हो कुछ, तो मैंने यहाँ मेहनत करनी है। और वो मैंने फिर कोशिश की। आई इवन वेंट टू लाहौर, दे केम बैक टू कराची, आई वेंट टू ऑल दी अकेडमीज एज वेल टू मेक श्योर दैट आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेट्स। लेकिन फिर वो आखिरी के जो 20 दिन थे उनमें आई गॉट सिक और फैमिली में प्रॉब्लम्स, और मतलब बस अनफॉर्चुनेटली स्टिल आई गॉट 175, और मेरा जो है वो जो रेंज था दैट वाज बिटवीन 160 टू 180। मुझे पता था कि ये इसमें आ रहा है बिकॉज इससे ज़्यादा मैं डिजर्व नहीं करता। सही। तो फिर उसमें फिर अपर एज पे आ गया, तो दैट्स आई एम थैंकफुल फॉर दैट, अल्लाह हैज़ बीन काइंड। अच्छा, न्यूली जो एस्पिरेंट्स हैं जी। और आप सीएसएस की जो जर्नी है उसमें कोई बुक वगैरह रीडिंग आपने जनरल ज़्यादा की, या नॉर्मली आपने जो है उसमें बुक्स वगैरह कौन से पढ़े या कौन से सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए कंपल्सरी एंड ऑप्शनल्स। जी। मैंने जो पर्सनली अपना किया था वो आई डोंट वांट टू स्केयर द कैंडिडेट्स। मुझे डराना नहीं है कैंडिडेट्स को ना, कि अगर मैंने किसी को ये बता दिया कि मैंने ये इतनी 50 बुक्स पढ़ी हैं तो वो डर ना जाए। ठीक है, तो किसी ने डरना नहीं है। हमारी इसी बैच में मेरे बैचमेट्स हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। वो 1-2 बुक से भी कोई पास कर जाता है, कोई 8 मेरी तरह जो है थोड़ा नालायक या थोड़ा जो है ना, वो फिर उनको 8-10 बुक्स पढ़नी पड़ जाती हैं। तो मतलब मुझे ज़रूरत थी, मुझे लगा कि मैं श्योर नहीं था, आई वांटेड टू बी अ परफेक्शनिस्ट, कि भाई मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, 100 नहीं 110% चाहिए। तो मैंने एक बुक की, एक सब्जेक्ट की 8-8 किताबें पढ़ी थी। तो अगर पॉलिटिकल साइंस में हो तो उसमें अगर एक आम कैंडिडेट जो नॉर्मल अच्छा अबव एवरेज आईक्यू हार्ड वर्किंग कैंडिडेट, उसके लिए 3 एंड्रू हेवर्ड की किताबें 3 हैं। एंड्रू हेवर्ड की थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस की आइडियोलॉजीज, एंड देयर इज अनदर वन पॉलिटिक्स। ये 3 किताबें पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी अच्छी हैं। उसके अलावा अगर आप सोशोलॉजी पे आ जाए तो मेसियॉन्स इज़ अ प्रोफेसर, डॉक्टर मेसियॉन्स की किताब आती है सोशोलॉजी की, 800,000 पेज की किताब है, बट इट्स वेरी इजी टू रीड। सही है, वो बड़ी अच्छी किताब है। जेंडर स्टडीज़ के लिए रोजमेरी टोंग है शायद, उनकी थ्योरी की बुक बड़ी अच्छी है। बाकी इट्स अनस्ट्रक्चर्ड यूज रिसर्च पेपर्स। उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी की भी जो है वो सेगल की बहुत अच्छी किताब है थ्योरी की, वो इस्तेमाल की थी मैंने। उसके अलावा दूसरी भी की थी, बट दिस वन इज़ स्टैंडर्ड, बड़ी अच्छी है। उसके अलावा यूरोपियन हिस्ट्री के लिए आई एक्चुअली वुड रिकमेंड टू एटलीस्ट 2 बुक्स कि आप वीडी महाजन पढ़ें। वो बड़ी बुक है, इंडियन राइटर है, तो मतलब इट्स नॉट द बेस्ट वन, बट क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से ठीक है। मतलब इट्स अ गुड बुक टू गो टूवर्ड्स। फिर स्टुअर्ट मिलर भी है और पीकॉक, तो मतलब ये 2 बुक अगर आप कंबाइन कर लें, फिर डॉक्यूमेंट्रीज और ये सब चीज़ें, तो यूरोपियन हिस्ट्री भी अच्छे से डील हो जाएगा। और अगर कंपल्सरी पे आ जाएँ तो उसमें इस्लामियात के लिए तो मैंने चुगताई पढ़ी थी, और मतलब ऑनलाइन मैंने बहुत सारा स्कॉलर्स को फॉलो किया था। आई वुड नॉट टेक नेम्स हियर। तो मैं जो भी मसला होता था मैं स्कॉलर्स को फॉलो करता था। और फाइनली अगर करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर पे आ जाएँ तो पाकिस्तान अफेयर की तो मैंने कोई बेतहाशा मतलब कोई 20-25 किताबें पढ़ी थी माशाल्लाह। तो उसमें लेकिन अगर स्टैंडर्ड पूछा जाए मुझसे तो हामिद खान वॉज गुड फॉर करंट लीगल एंड पोलिटिकल मैटर्स, एंड मलिहा लोधी इज़ गुड इन जनरल फॉर द इशूज़, स्ट्रक्चरल इशूज़ जो पाकिस्तान के हैं। और उसके अलावा अगर मैं लास्ट कोई बुक बताऊं तो प्री पार्टीशन के लिए के अजीज़ और आप IH कुरैशी कर लें,
these are enough. अच्छा, तो आफ्टर बुक जो है आपने कोई नोट्स मेकिंग का किया था? नोट्स तो बनाने पड़ेंगे ना। आप ह्यूमन ब्रेन है, उसका जो है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी है। मैंने 2 महीने से अगर अखबार नहीं पढ़ी होगी तो आई विल बी क्लूलेस। चाहे मैंने कोई एग्जाम टॉप कर लिया हो, आई विल बी क्लूलेस। और जो अभी तैयारी कर रहे होंगे वो मुझसे ज़्यादा करंट अफेयर के बारे में उनको पता होगा। तो ये तो बिल्कुल ह्यूमन नेचर है। तो आपने नोट्स बनाने हैं, तो उसमें पहले लॉन्ग नोट्स बनाएं, तो क्योंकि आपको पता नहीं एज अ कैंडिडेट आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। पहले फेज़ में तैयारी की, तो TSS के 3 फेज़ हैं और उसमें पहला फेज़ है यही कि आपने नोट्स बनाने हैं और नए आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं। आपने सुपरफिशियली पढ़ना है और इस पूरे फेज़ में ये काम करना है। दूसरे फेज़ में आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ जाना है, अपनी राइटिंग करानी है, असेस करानी है, उसमें गलतियां निकलवानी है, आपने हम्बल होना है, क्योंकि हम्बल होंगे, झुकेंगे तो सीखेंगे ना। सही है। तो उसके बाद जो है वो ये वाला फेज़ है। और उसके बाद जो तीसरा फेज़ है आपका वो है एग्ज़ाम ट्रेनिंग, जो 6 दिनों में आपको 12 पेपर देने हैं। सही कह रहे हैं। तो जाहिर है उसके लिए आपको इमोशनली, फिजिकली और मतलब जो है वो मेंटली आपने तैयार करना है अपने आप को। हर चीज़ एंटिसिपेट करें, मॉक्स दें, लिखें, चेक कराएं, लिखें, चेक कराएं। मंत्र है ये CSS का, लिखें और चेक कराएं। रिटन पार्ट में असेसमेंट कितना रोल प्ले करती है? बहुत ज़्यादा। आई कांट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ। आप पढ़ लें 50 किताबें, सही, लिख के नहीं आएंगे, क्या फ़ायदा? ओके। पढ़ी तो मैंने 50 किताबें 2019 के टाइम में भी थी। सही। तो एग्जामिनर को मैंने बताया ही नहीं कि मैंने पढ़ी थी, तो उस बेचारे को कैसे पता चलेगा? तो गलती तो मेरी हुई ना। सही है। तो फिर मैंने जब लिखा, असेस कराया, गलतियाँ पता चली, मसला हल हो गया। अच्छा शाजिद, अगर लास्ट क्वेश्चन के न्यूली जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज वही था जो लास्ट में मैंने 3-4 प्रिंसिपल्स जो बताए थे कि पहली बात तो देयर ऑलवेज यूज़ रीज़न, बी स्ट्रेटेजिक अबाउट थिंग्स। आप हर चीज़ जो कदम आपका होता है उसकी प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट करें एंड यूज़ रीज़न, और फिर जो है वो आप नतीजे पे पहुँचें। कोई भी इंस्टिंक्ट पे नहीं होना चाहिए, आप अंधे किसी जगह ना जाएं। दूसरी बात, किसी को फॉलो ना करें ब्लाइंडली, मुझे भी ना करें, ठीक है। दूसरी बात, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, असेस योर सेल्फ ऑनेस्टली कि आपकी अपनी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। और लास्टली आप हम्बल रहें और हार्ड वर्क करते रहें। अल्लाह रिवॉर्ड्स हार्ड वर्क, कुरान में भी जो है वो अल्लाह का वादा है उसमें। तो these 3 things I guess are, these 3 principles are good enough for every candidate, I believe. थैंक यू मुशाब, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।